बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से 3 जुलाई को जो रैली निकाली गई, एक अवाम की बड़ी तादाद ने उस रैली में शिरकत की। इस रैली का मकसद सिंध के शहरी इलाकों के जो रहने वाले हैं उनमें ये शऊर बेदार करना था कि वो क्या हुकूक रखते हैं और हुकूमत की जानिब से उन्हें क्या जो यानी सहूलियात हैं वो फराहम करनी चाहिए और किस तरीके से अपने हुकूक की आवाज़ उठाई जा सकती है। इस रैली के अख्ताम पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं ने खिताब भी किया और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस रैली के बाद से सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से इस रैली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि वफाक में तहरीक इंसाफ के साथ एक इत्तेहादी जमात है, अगर वो एहतजाज करती है और गैस की बात करती है तो फिर गैस पर क्यों नहीं रैली निकाली जाती, यानी जो गैस का बहरान इस वक्त है। इसके अलावा इस बात पे क्यों नहीं रैली निकाली जाती कि 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया जाता है वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन 1 रुपया कराची पर खर्च नहीं किया जाता, हैदराबाद यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाती। तो ये तमाम मसाइल भी तो सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हैं, इन पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती, सिंध हुकूमत को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये तमाम बातें जो हैं ये आज तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जो कि आज 5 जुलाई यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से ये या उनको इख्तिदार के से जो हटाया गया उसके हवाले से ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें ये बातें की गई। पर नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा जनाब मोहम्मद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सलाम बुलंद इकबाल भाई, खैरियत से? आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का करम। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक कामयाब रैली निकालने पे, लेकिन सर साथ ही साथ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, जो कि जाहिर सी बात है अगर कोई रैली निकाली जाएगी और आप सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो उसका जवाब आना भी एक जो फितरी रद्द अमल है। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया बुलंद इकबाल भाई। बात यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस वक्त जिस झुंझलाहट का शिकार है, जिस हिजानी कैफियत से गुजर रही है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, होना भी यही चाहिए। उसकी बुनियादी वजह है बुलंद इकबाल भाई कि चाहे सिंध हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या साबका सुप्रीम कोर्ट के कई बेंचेस के जजेस हों, वो सब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, डिलीवरी है, उसका पोल वो सब मिलके खोलते रहे हैं। अब इनके साथ मसला ये है कि अंदरून सिंध इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं, कि अंदरून सिंध का जो इन्होंने हशर किया और काफी अरसे से सिंध के शहरी इलाकों में भी कोई बाकायदा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत जिस तर्ज हुक्मरानी का मुजाहरा कर रही है, इस हालत में तो इसको एक दिन हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस और उनकी टीम ने जो इनके लिए रिमार्क्स दिए, यहाँ तक कह दिया कि जो हुकूमत कराची के नाले साफ नहीं कर सकती वह हुकूमत क्या करेगी। तो इस हुकूमत को ये चाहिए था कि ढिठाई का मुजाहरा करने के बजाय वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मोअज़्ज़िज़ अदलिया साहिबान का जब इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। अब दूसरी तरफ ये सूरत हाल हो गई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो गाहे बगाहे पार्लियामेंट में, असेंबलियों में एहतजाज कर रही थी और हल्के फुल्के छोटे मोटे एहतजाज सड़कों पे कर रही थी, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक जब बड़ा शो किया और इतना बड़ा शो किया कि इन सबको ये परेशानी हो गई, और फिर यानी इनका मजाक देखिए कि इतनी बड़ी रैली को ये झुंझलाहट में कह रहे हैं कि ये तो किसी यूसी की रैली है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी दिमागी कैफियत का क्या आलम है। ये मुसलसल गुज़िश्ता कई सालों से, 10 सालों से चोरी कर रहे हैं। इन्होंने लोगों की पेंशन नहीं छोड़ी, लोगों की सैलरी नहीं छोड़ी,
कहीं पैसे आ रहे हैं गोलगप्पे वाले के अकाउंट में, कहीं गोले गंडे वाले के अकाउंट में, कहीं छोले दही बड़े वालों के अकाउंट में, कहीं पियोन के अकाउंट में। यानी इन्होंने बड़े पैमाने पे जो लूटमार करके बाहर मुमालिक में जो उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके नतीजे में सिंध की जो हालत रही। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब डटकर अब सामने आई है और जहां तक मसाइल का ताल्लुक है बुलंद इकबाल भाई, अब बात मसाइल से बहुत आगे निकल गई है। इसलिए कि हमें अब ये पक्का यकीन हो चला है कि इस वक्त जो सूबा सिंध की जो इलेक्टोरल जो डेमोग्राफी है, इलेक्टोरल जो ज्योग्राफी है, इस पोजीशन में सिंध में कभी भी सिंध शहरी इलाकों से मुंतखब होने वाले वजीर आला नहीं आ सकता। बार बार हमारे इलेक्शन इसको सेंसस को इसीलिए चुराया गया कि अगर सही फिगर सेंसस की आएगी तो फिर सीटें शहरी इलाकों की बढ़ेंगी, और जब शहरी इलाकों की सीटें बढ़ेंगी तो 60% लोग शहरी इलाकों से जब मुंतखब होंगे तो शहरी इलाकों का वजीर आला आएगा। तो अब ये जो सूरत हाल है, इस सूबे के अंदर शहरी इलाकों से मुंतखब होने वाले वजीर आला के दूर दूर तक चांसेस नहीं हैं, और दही इलाकों से जो लोग मुंतखब होकर आएंगे उनका इंटरेस्ट शहरी इलाकों से ना माजी में रहा है, ना आज है और ना आइंदा होगा। यही वजह है कि शहरी इलाकों में रहने वाले शहरी जो उनका पुख्ता ये यकीन हो चला है, बाकायदा ये अब लोगों ने जहन में ये बिठा लिया है कि हमारे मसाइल का वाहिद हल हमारा अपना सूबा है। तो जब ये डिमांड अब की जा रही है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अपना जो इख्तिदार है वो लरजता हुआ नजर आ रहा है, हिलता हुआ झूलता हुआ नजर आ रहा है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए सर, तीन अलग अलग बातें हुई ना, कि एक तरफ सूबा सिंध में रहते हुए सिंध के शहरी इलाकों को हुकूक दिला के आप चाहते हैं 60% अगर नशिस्तें जो हैं वो शहरी इलाकों से हुई तो वज़ीर आला सिंध का सिंध के शहरी इलाकों से आ सकता है। दूसरी जानिब कहते हैं जी अलहदा सूबा कराची को या सिंध के शहरी इलाकों को, हैदराबाद या उससे मुत्तसिल जो इलाके उनको अलहदा सूबा बना लेना चाहिए। तीसरी जानिब ये कहा जाता है कि जी विफाक अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल संभाल ले। सर इन तीन ऑप्शंस में से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क्या कॉज क्या है सर? किस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों को हुकूक मिल जाए, 60% नशिस्तें सिंध के शहरी इलाकों से हो जाएं, अलहदा सूबे की तरफ जाना चाहते हैं, विफाक के कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं? सर देखिए, अब बात यह है कि बाकायदा जो हमारी मनसूबाबंदी है वो तो है सूबे के लिए नंबर 1। अब सूबे के कयाम की जो जिद्दोजहद है वो तवील हो सकती है। फौरी तौर पर इस करप्ट चोर हुकूमत सिंध से, ये चोर वजीर आला से, चोर वज़रा से जान छुड़ाने के दो ऑप्शन हैं। नंबर 1 गवर्नर राज लगे, नंबर 2 वफाकी हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ आर्टिकल जो पहले भी हम बहस कर चुके हैं उनके तहत कोई इमरजेंसी लगा के इनसे जान छुड़ाई जाए। क्योंकि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, इनकी करप्शन के बारे में कह दिया, इनकी नाअहली के बारे में कह दिया, इनकी बैड गवर्नेंस के बारे में कह दिया, इनकी लूट मार के लिए कह दिया कि जी हजारों अरब रुपए सिंध में आए, वो गए कहां? तो वफाकी हुकूमत ये भी कर सकती है कि एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो पैसे देती है उसके चेक एंड बैलेंस का कोई ना कोई तरीका निकालकर इनके ऊपर इम्पोज कर दे, और कोई ना कोई फार्मूला बना के ये कर दे कि जी कराची की आबादी सिंध की आधी से ज्यादा आबादी है, लिहाजा आधे पैसे कराची में खर्च होने चाहिए। मोहम्मद हुसैन भाई, सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपने जो बाकी दो ऑप्शन अलहदा सूबे की या गवर्नर राज की बात आपने की, सर आपकी विफाक में इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है तो जरूर, वो चाहे आप गिन लिए जाते हैं हुकूमती सीटों पे, लेकिन सर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ अलहदा सूबे के स्टैंस पे खड़ी है, ना गवर्नर राज की तरफ जाना चाहती है। अलबत्ता जब अलहदा सूबे की बात की जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो सिंध की तकसीम कभी नहीं चाहते, क्योंकि वो सिंध से यानी सिंध के दही इलाकों से भी वोट लेना चाहते हैं। सर इस दफा हमने असेंबली में भी देखा, सूबाई असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज में भी तनहा रह गई, जीडीए और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट असेंबली के इजलास का हिस्सा बने रहे। क्या कहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत का सफर है सिंध में,
यह भी 3 साल के ऊपर मुहित है और 3 सालों में अभी इनको तजर्बा नहीं हुआ है अंदरून सिंध का कि अंदरून सिंध किस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अंदरून सिंध से जितने ऐसे ग्रुप थे जो अपने बलबूते पे इलेक्शन जीतते थे, मुख्तलिफ खानदान हैं, उन्हें किस तरीके से उन्हें तोड़कर उन्होंने या तो अपने साथ शामिल कर लिया या उनकी सियासत का खात्मा कर दिया। तो अंदरून सिंध को पीटीआई भूल जाए कि इन्हें एक सीट भी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये हमें सूबे की जिद्दोजहद हो या अवाम के मसाइल हल कराने के लिए हम माजी में गुज़िश्ता 35 सालों से हम तने तनहा जिद्दोजहद करते आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में अभी हुकूमत है, लेकिन इकबाल बुलंद भाई देखें 18th अमेंडमेंट के बाद तकरीबन तमाम के तमाम इख्तियारात सूबों को चले गए हैं। वफाक से जो हमने मुतालबा किया, बालात मजबूरी मुतालबा किया, यूनिवर्सिटी बनाना वफाक का काम नहीं है, या ग्रीन लैंड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बनाना वफाक का काम नहीं है, यहाँ पानी की लाइनें देना, मेंटेनेंस करना, सीवरेज का नालों का काम करना वफाक का काम नहीं है। ये सारे काम वफाक कहीं नहीं कर रही। अब आपको मैं मिसाल दूं, मेट्रो बनी पंजाब में, वो केएमसी ने नहीं बनाई, वो वहां के वजीर आला ने बनाई। ऑरेंज लाइन बनाई, वो वहां के वजीर आला ने बनाई। इसी तरह केपीके में मेट्रो बनी, वो वहां के वजीर आला ने बनाई। पाकिस्तान में मेट्रो बनी, वहां के वजीर आला ने बनाई। तो ये जो हमारा तजर्बा है कि जो वजीर आला सिंध जो भी आ रहा है वो शहरी इलाकों को ऑन नहीं कर रहा है, वो शहरी इलाकों सर उसकी वजह ये भी है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सर कराची से वोट नहीं मिलते, जाहिर सी बात है सीट नहीं होती, मैंडेट आपके पास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, ये भी तो बात है ना सर। मोहम्मद हुसैन भाई बस फाइनल कंक्लूड कर दीजिएगा, वक्त महदूद है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास कराची से मैंडेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग ये भी तो कहते हुए नहीं थकते ना, उनकी जबान नहीं थकती कि कराची सिंध का कैपिटल है, कराची सिंध का हिस्सा है। भाई कराची जब सिंध का कैपिटल है, कराची सिंध का हिस्सा है, तो एज ए हुकूमत, एज ए वजीर आला सिंध, जब तुम यहाँ से 95% टैक्स लेते हो तो इसका एक दुरुस्त हिस्सा, इसका एक जायज हिस्सा कराची पे खर्च करो। तो फिर कराची वाले हो सकता है कि तुम्हें सीटें दे दें। सर अब मिलना, देखिए सर आपने देखा होगा लास्ट कादिर खान मंदखिल को एक सीट मिल गई है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना वोट बैंक लूज कर रही है। बहरहाल सर इस पे हम मजीद भी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम से बात करें। मैं इसमें 1 मिनट में कह दूं, सिंध में जब कभी भी जिसकी भी हुकूमत रही है, उस हुकूमत के होते हुए जहां कहीं भी सिंध में बाई इलेक्शन हुए, हमेशा हुकूमत के ही उम्मीदवार सिंध में जीतते हैं बाई इलेक्शन में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन का मेंबर जो है बाई इलेक्शन में जीत जाए, जिसकी हुकूमत है उन्हीं के लोग जीतते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मोहम्मद हुसैन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और इनका ये कहना था कि ये तमाम काम जो वफाकी हुकूमत के जिम्मे डाले जा रहे हैं, दरअसल सिंध हुकूमत का काम है, सूबे का काम है, सूबे की हुकूमत का कि ये तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सानवी तालीमी बोर्ड के इम्तहानात के हवाले से, जो कि आज जो है पूरे शहर में ये इम्तहानात इनका इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सेंटर्स पर पर्चे ताख़ीर से शुरू होने की भी इत्तलात आई और एक जो कि इकनॉमिक्स का पर्चा था वो शाम 5 बजे तक भी शुरू नहीं हो चुका, जिसके बाद उस पर्चे को मुलतवी कर दिया गया। बहरहाल नाज़रीन इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं शाइक अहमद, जो कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन मैट्रिक बोर्ड है। जी अस्सलाम वालेकुम शाइक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। सर क्या कहेंगे ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात जिनका आगाज आज से हुआ है, किस तरह देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे सर, कामयाबी के साथ इनेकाद हो रहा है? इसका जो स्टार्ट हुआ था वो तो कामयाबी के साथ हुआ था, बाद में सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हुई। इस मसला कराची बोर्ड ने 443 सेंटर्स बनाए थे जहाँ पे लड़कियों और लड़कों का इम्तिहान होना था। उसमें से 38 सेंटर के अंदर कुछ साजिश के तहत वहाँ पे सीसीओ कहते हैं सेंट्रल कंट्रोल ऑफिसर, वो लोग नहीं पहुंचे
उन लोगों की ड्यूटीज भी बोर्ड ने लगाई थी, मगर क्यों नहीं आए, क्या वजह थी, उसकी भी तहकीकात हो रही है। उसके लिए कमेटी कायम कर दी गई है। जो बोर्ड ने यहाँ से पेपर्स निकाले थे और जो हब के ऊपर पेपर्स गए थे, वो सारी चीजें इन टाइम थी। वहाँ पे सीसीयू नहीं पहुंचा, सीसीयू ने ना वहाँ इन्फॉर्म किया कि मैं आऊंगा, ना सीसीयू ने कुछ और बात की। उसकी वजह से जो इम्तिहान था बच्चों का वो डिले हुआ। तो ये सारी बातें जितने भी मीडिया से चली, जितने भी उसके ऊपर चली, इसके अंदर पेपर कोई कैंसिल नहीं हुआ है, पेपर अपनी जगह पे वैसे ही हैं। सिर्फ एक जगह का पेपर जो है वो उन्होंने डीसी साहब ने वहाँ से मुलतवी किया था, बाकी पूरे कराची का पेपर हुआ है। सर क्या वजह है ये पेपर आने में सेंटर्स पे ताखीर क्यों हो जाती है? तकरीबन जो है मेजॉरिटी सेंटर्स में आधा घंटा पौना घंटा पेपर लेट ही पहुंचा है। उसकी वजह यही थी, जो सबसे बड़ी वजह है कि सीसीओज अपने वक्त पे नहीं आए हैं, सीसीओज ने अपना काम नहीं सर अंजाम दिया है और सारा का सारा मलबा बोर्ड के ऊपर आया। जो सीसीओज अपॉइंट किए जाते हैं उनका मकसद ये होता है, उनको लगाया इसलिए जाता है कि वो हब से आके पेपर्स लेके और वहाँ की जो भी सेंटर्स हैं उसके ऊपर जाएं। जब सीसीओ नहीं होगा, सीसीओ को ना जाएगा ना वो आएगा, वो पर्चा कैसे जाएगा? क्योंकि हम तो उनकी आसानी के लिए, उनकी सहूलत के लिए हब बनाते हैं ताकि उनको बोर्ड ऑफिस नहीं आना चाहिए। जैसे गिलाफ का इलाका है, लांडी का इलाका है, कीवाड़ी का इलाका है और दूसरे जितने भी दूर दराज के इलाके। सर कोई टाइम लिमिट होती है कि अगर इतने मिनट से पर्चा सेंटर में पहुंचने में लेट हो जाए? सर आजकल के दौर में अगर एक सेंटर पे पर्चा आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, जो कि नॉर्मली एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि अगर सुबह के 9 बजे पर्चा स्टार्ट होना है तो 8:15 साढ़े 8 तक पर्चा मुख्तलिफ सेंटर्स पे पहुंच जाता है। आज के व्हाट्सएप के दौर में सर 1 मिनट लगता है पर्चे की तस्वीर खींच के सर्कुलेट होने में, और बच्चों के लिए आधे पौन घंटे का टाइम बहुत होता है पर्चे को देख के उसको सॉल्व करने के लिए। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही। इसके लिए तो सिर्फ यही कहा जाएगा, मोबाइल्स का इस्तेमाल बोर्ड की तरफ से ममनू होता है सेंटर के अंदर। सेंटर सुपरिटेंडेंट और दूसरे लोग उसको अलाउड कर देते हैं और बच्चा वो मोबाइल लेके आ जाता है। पर्चा बोर्ड की तरफ से कभी आउट नहीं हो सकता क्योंकि बोर्ड ने इकदाम किए हुए हैं। जो पर्चा आउट होता है, पर्चा आउट हमेशा होता है उस वक्त जिस वक्त जहाँ से ये पेपर निकल जाता है। जिस सेंटर पे गया उस सेंटर वाले ने खोला, उसने उसकी पिक लिया उठा के उसने पूरे पाकिस्तान में पूरे बिल्कुल ये है असल बात। आप टाइमिंग देखें, सबसे बड़ी चीज इसके अंदर टाइमिंग, पेपर आउट किस वक्त हो रहा है, उसका टाइमिंग क्या है। पेपर 6 बजे आउट होता है, समझ में आती है बात, सुबह के 5 बजे आउट होता है, समझ में आती है कि बोर्ड ने आउट किया। ये सारी जो टाइमिंग थी, सारी टाइमिंग है 9:30 के बाद के 9:30, 9:15, 9:45 इस तरह की टाइमिंग है। ये सब पेपर हम निकाल चुके होते हैं बाहर। सर मुझे एक बात ही बताइए, पर्चे की तरसील का काम किसका होता है सर? यानी बोर्ड ऑफिस से पर्चा निकल के सेंटर्स तक जाना, ये जिम्मेदारी किस पे आती है सर? बोर्ड ऑफिस से लेके हब तक जाना बोर्ड की जिम्मेदारी है। हब तक, हब का मतलब ये कि वहाँ पे दूसरे सेंटर्स के लोग आते हैं, वो आके उस हब से लेके जाते हैं। इसको जो पेपर वो हब तक जा रहा है उसके अंदर बोर्ड के लोग होते हैं, बोर्ड का लोग। और हब से आगे जो सेंटर्स पे जाता है वो कौन लोग लेके जाते हैं? वो सीसीओ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से आज का दिन तो खराब हुआ है, आज का जो सारा काम खराब हुआ है। ये क्या साजिश थी, क्या इसके पीछे उन लोगों के वो थे, वो समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए जो तहकीकाती कमेटी बनाई है वो उसको सब वाज़ेह करेगी क्यों हुआ ऐसा। पेपर वक्त पे निकला, सारी चीजें। अब आप इस वो देखें, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड को मिले 25 लाख मास्क, वो कल रात को 10 बजे उसकी भी पैकिंग कर दी, उसका भी सारा कुछ उनको भी निकाल दिया। सैनिटाइजर्स मिले और दूसरी चीजें सब गन मिली, वो सारी चीजों को पैकिंग करके उसको सबको निकाल दिया। हुआ क्या है, हुआ ये कि वो सारी चीजें तो पहुंच गई, सीसीओ नहीं पहुंचेगा तो वो चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर आपकी तरफ से सेंटर्स पे जो इन्विजिलेशन का सिलसिला होता है, यानी एक तो इन्विजिलेटर्स वो होते हैं जो स्कूल की तरफ से इन्विजिलेट कर रहे होते हैं, एक आप लोगों की इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं, सर उनके क्या इख्तियारात हैं? अगर तो कोई सेंटर जानबूझ के ताखीर से पेपर शुरू करता है उस सूरत में कोई एक्शन लिया जाता है स्कूल के खिलाफ या उस सेंटर के खिलाफ? ये होता ही है इसके अंदर कि इन्विजिलेशन की टीमें पहले बनती थी, जो सीसीओ से यही हमारे लिए काफी थे कि यही उस स्कूल के अंदर जो एग्जाम हो रहा है उसको कंट्रोल करें।
इंस्पेक्शन टीम को हमने खत्म कर दिया था, ना कोई विजिलेंस की टीम जाती थी ना इंस्पेक्शन की टीम जाती थी। उसकी वजह ये थी कि कुछ बहुत सारी वजूहात थी। उसकी बिना पर इनको खत्म करने के बाद सीसीयू को ये इख्तियारात दे दिए गए थे कि सीसीयू ये काम करेगा। सर ये भी बता दीजिएगा कि ऐसे स्कूल्स जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, बेंचेस टूटी हुई हैं, फर्श ठीक नहीं है, लाइट नहीं है, गर्मी है, ऐसे स्कूलों के लिए या सेंटर्स बनाते हुए चीजें देखी जाती हैं सर। बड़ी कंप्लेंट्स आई, बहुत से ऐसे स्कूल थे क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल्स बंद रहे हैं जिनकी मेंटेनेंस नहीं है, बिजली कटी हुई है, पंखे नहीं है, लाइट वहां पे नहीं है, बच्चों को बैठा के मैट्रिक का एग्जाम दिया जा रहा है। जी असल में होता ये है कि जहाँ पे इस तरह के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे बोर्ड अपनी तरफ से फर्नीचर प्रोवाइड करता है, पंखे प्रोवाइड करता है, शामियाने प्रोवाइड करता है, बच्चों की हर फैसिलिटेट करता है, पानी की टंकी हो गई, ग्लास हो गया, जग हो गया, ये सब बोर्ड की जिम्मेदारियों में आता है। जो स्कूल हमसे कहते हैं कि हमें फर्नीचर चाहिए उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये फर्नीचर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ इस तरह के हालात होते हैं वहाँ की बोर्ड वाला उसको ताउन करके उसके साथ उनको वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए फैसिलिटेट हर तरह से करता है। जी सर, बस आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि कोविड की वजह से आप क्या समझते हैं सर, क्या हमारा तालीमी मेयार मजीद गिर गया है? क्या हमारे जो तालिब इल्म हैं वो 1-1.5 साल पीछे हो गए हैं सर? जिस तरीके के एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, जिस तरीके की पढ़ाई की गई है सर, मैं मतलब जो एक आपसे अगर मैं गैर जानिबदार होकर बात करूंगा तो मैं समझता हूँ हमारे बच्चे कोई 1-1.5 साल तालीम में पीछे हो गए हैं, जिधर रुक गए थे उससे भी पीछे चले गए। आप क्या कहेंगे सर? आपने तो सिर्फ तालीम की बात की जी कि तालीम के पीछे हो गए, मेरे हिसाब से तरबियत में भी पीछे हो गए जी। ना तालीम रही, ना तरबियत रही, ना वो माहौल रहा, ना वो एनवायरनमेंट रहा, ना वो एटमॉस्फेयर रहा। इन सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए बच्चे की जो शख्सियत 1.5 साल की वो क्या डेवलप हुई होगी। बच्चों ने जो बच्चे जिनके पास फैसिलिटीज हैं या दूसरी चीजें वो तो हो जाते हैं, मगर जिनके पास नहीं है वो तो बेचारे नहीं कवर पाते इस तरह से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया शाइख साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड शाइख अहमद साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं शहर में जो ख़ास तौर पे सानवी तालीमी बोर्ड के इम्तहानात जिनका इनेकाद किया जा रहा है, काफ़ी बेकायदगियाँ भी देखने में आई हैं मुख्तलिफ सेंटर्स पे। ताख़ीर से पेपर के शुरू होना, बुनियादी सहूलियात ना होना, ये तमाम वाक़यात आज के दिन रोनुमा होते रहे। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इदरीस आराई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इदरीस, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी 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 डॉक्टर जी, मुझे बताइएगा कि आज ये जो सानवी तालीमी बोर्ड के जो इम्तहानात हैं इनका इनेकाद किया गया, क्या समझते हैं ओवरऑल, क्या एक कामयाब इनेकाद कर लिया गया? नहीं सर जी, ये पहली बार इस तरीके से देखने में आ रहा है कि सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से जो है वो थोड़ी सी नाअहली का जो है सर वो सबूत दिखाया गया है। क्योंकि सर ये इस तरीके से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पेपर जो है वो जिस टाइम पे ना पहुंचे हो। पेपर अमूमन जो है वो 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में, और फिर उसके बाद जो पेपर देने का वो सारा सिलसिला शुरू होता है। या बहुत ज्यादा जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे पेपर 10 से 5 मिनट का लेट का मसला होता है, अदरवाइज नहीं। हमने जो पिछले 20 सालों में यही देखा है कि पेपर खास तौर पर मुज़ाफ़ाती एरिया में 5 से 10 मिनट का लेट होना भी बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। लेकिन आज जो सूरत देखिए तो शहर के तकरीबन 75% ऐसे इम्तिहानी मराकज़ थे जहाँ पे जो पेपर है वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाया। और जब हम जिस भी इम्तिहानी मराकज़ पे गए वहाँ पे जो हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि पेपर अभी तक नहीं पहुंच पाया। और तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट का जो दुरानी है वो तकरीबन एक इम्तिहानी मराकज़ में देखा गया कि 1 घंटा 40 मिनट होने के बावजूद भी पेपर नहीं पहुंच पाया। इसी तरीके से जो शाम का बिहार कॉलोनी का जो इलाका है वहाँ पे का जो पेपर था, आज इकोनॉमिक्स का मैट्रिक इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो वहाँ पे वो तकरीबन कोई 6:45 तक वेट करने के बाद तकरीबन 6:50 से पेपर पहुंचा है। उस वक्त बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके थे। अच्छा, हमारे MCA अब्दुल रशीद साहब है, उन्होंने वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको फौरी तौर पे बुलाया और उन्होंने जब सारी सिचुएशन देखी तो उन्होंने पेपर मुलतवी होने की बात तो कर दिया। लेकिन अब जो वालिदैन है और जो तलबा तालिबात है वो तो यकीनन परेशान हो गए कि भाई हमारा पेपर किस तरीके से लिया जाएगा, ये क्या सूरत हाल होगी।
तो वो तो चलो इंतजामिया जो बोर्ड ऑफिस की इंतजामिया है उनसे जब हमारी ये बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो पेपर हम ले लेंगे। लेकिन इदरीस हरानी साहब मुझे बताइएगा कि अभी हमारी इदरीस साहब अभी हमारी बातचीत हुई है शाइक अहमद साहब से, जो कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन है मैट्रिक बोर्ड के। उनका ये कहना है कि बोर्ड ऑफिस का काम, सानवी तालीमी बोर्ड का काम सिर्फ पेपर्स को उस हब तक पहुंचाना है जहां पे मुख्तलिफ एग्जामिनेशन सेंटर से नुमाइंदे मौजूद होते हैं जिनको CCO कहा जाता है, और वो आगे फिर पेपर्स लेके जाते हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है तो वो कहते हैं कि जी हब तक तो हमने वक्त पे पेपर पहुंचा दिया था, आगे पेपर ले जाने में देर हुई। क्या वजह समझते हैं? क्या मुबैना तौर पे इसलिए पेपर्स लेट पहुंचाए गए ताकि इसे आउट किया जा सके, बच्चों को पहुंचाया जा सके? पहले तो सिर्फ फोन कॉल की सहूलत होती थी कि किसी PCO से जाके कॉल कर लिया जाए, अब तो हर मोबाइल में WhatsApp मौजूद है, आप तस्वीर खींचें और 1 सेकंड में दूसरे के पास ये तस्वीर पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जहाँ तक के शाइक साहब ने हब का जिक्र किया है ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हम मुख्तलिफ हब में भी गए, खास तौर पे जिला डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो हब था वहाँ पे हम खड़े रहे तकरीबन 12 बजे तक, और 12 बजे तक वहाँ पे पेपर नहीं आया था, और वहीं पे खड़े होकर हम चेयरमैन साहब का इंतजार करते रहे, ये शाइक साहब का इंतजार करते रहे कि वो आएंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जब हमें पता चला कि वहाँ पे भी नहीं आ रहे, तो जब हम पूरी मीडिया के जो लोग थे वो जब बाहर जाने लगे तो उस वक्त सुजुकी भर के पेपरों की आई है, वो तकरीबन 12 बजे का टाइम था। फिर हमें जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन हमें सर, पेपर आने का शुरू होने का वक्त क्या था? हब पे कितने बजे पेपर आना चाहिए था? तकरीबन 9:30 बजे बच्चों ने पेपर स्टार्ट कर देना था। 9 बजे पेपर हब में पहुंच जाता है, वहां से अपने अपने नुमाइंदे जो हैं वो 10 मिनट के फासले पे मुख्तलिफ सेंटर। तो 9 बजे पेपर आना था और ये 12 बजे तक भी पेपर नहीं पहुंचा था? बिल्कुल जी, 12 बजे तक हम वहाँ पे रुके रहे, 12 बजे तक वहाँ पे पेपर नहीं पहुंचाया था। और अगर आप जिला वस्ती की बात कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफिस तो खुद बताते खुद जिला वस्ती में मौजूद है। मैं आपको बताऊं, जहाँ पे जिस हब में हम मौजूद थे वहां से अगर हम पैदल भी जाए ना तो 15 मिनट में हम मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तो बात यही है कि वहाँ पे पेपर नहीं पहुंच पाया। और जब हमारी एक स्कूल में शरफ साहब जो चेयरमैन है उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बड़ी हैरानगी से कहा कि पेपर नहीं पहुंच पाए। तो हमने कहा सर, पूरे शहर कराची में तकरीबन 75% जाने मुलाजिम इंतजार ही कर रहे हैं, और हमने उनको बकायदा रिकॉर्ड भी दिखाया कि जो मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेजेस आ रहे थे कि भाई पेपर नहीं पहुंचा। तो उसमें उन्होंने कहा हम इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्या ये पेपर मनसूख होने के भी चांसेस हैं आज के जो पेपर्स हुए? जी बिल्कुल, एक जो एरिया है बिहार के लौट के वहाँ पे पेपर कट मनसूख होने का एक पूरा सेंटर जहाँ से 45 तक उस वक्त वो जो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने मुलतवी का बोला है। जी और उन्होंने कहा कि यहाँ के जितने बच्चे उनसे दोबारा लिया जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा बुलंद सा देखती सर, वक्त महदूद है। इदरीस साहब बस फाइनल मुझे 30 सेकंड का जवाब दे दीजिएगा, वक्त महदूद है। मैं छोटी सी बात बता दूं जो हमारे नाज़रीन के लिए जरूरी है। सूबाई मुशीर जो है बोर्ड और जामियात के निसार कोड़ साहब, उन्होंने भी बाकायदा इस चीज से एक्शन लिया और उन्होंने टोटली चेयरमैन साहब को जो है कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब से बात होगी कि ये इस तरीके से क्यों हुआ सिंध में, और खासतौर में जो कराची सबसे बड़ा शहर है वहाँ पे ये सिलसिला है, तो उन्होंने भी इस पे एक्शन लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस हरानी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे इदरीस हरानी हमारे साथ मौजूद थे। दुआ करते हैं कि ये जो इम्तिहानात में तमाम बेकायदगियाँ सामने आ रही हैं इस पर काबू पाया जा सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।